आशा वर्कर यूनियन का जिला स्तरीय सम्मेलन सीआईटीयू कार्यालय हिसार में किया गया। ने बोलते हुए आशा वर्करों को कहा कि अभी बहुत ज़रूरी काम हम कर रहे थे, वो एक काम हमने कर लिया है और मैं आपकी नई टीम को बधाई देती हूँ। और पुरानी टीम में भी वही साथी थे लगभग जो नई टीम में है। इसमें से कुछ जिम्मेदारी हम अपने संगठन से बाहर लें। जैसे सीमा मुख्य पदाधिकारी रही यूनियन की, अच्छा काम किया है। स्वास्थ्य की भी समस्याएं रही, पारिवारिक भी समस्याएं रही, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। उनके पास एक समझ है, उन्होंने सीखा है, उनके पास एक विचार है। जैसे कॉमेड सुरेश ने इशारा किया था बोलते वक्त कि शहर में कामकाजी महिलाएं हैं बहुत सारी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पूरे हरियाणा में भी, देश के स्तर पे भी, कि महिलाओं के मुद्दों को हम अहमियत दें, उन मुद्दों को उठा सके ताकि उनका कुछ हम उन मुद्दों को उठा के कुछ हल हो सके। तो ऐसी महिलाएं हैं जो घरों के अंदर काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने आती हैं। उन महिलाओं को संगठित करना भी हमारी ड्यूटी है। और वो काम कौन कर सकता है? जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि सीमा की थोड़ी सी जिम्मेदारी कम हुई है, वो मुख्य पदाधिकारी से थोड़ी सी निचली जिम्मेदारी पे आई हैं। तो रिक्वेस्ट भी है उनसे कि इस काम पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बहुत महिलाओं के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, दलितों के मुद्दे हैं। और समाज में जिस तरीके से गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी से संघर्ष करने के लिए हमें नेतृत्व को जो है जिम्मेदारियां लेनी है। और वो सीआईटीयू के मंच पे मुख्य जिम्मेदारी के रूप में काम करें। थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला है, इस यूनियन को भी चलाएंगे, हालांकि जिम्मेदारी है उनकी, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ साथ उस काम को भी वो करेंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। और अपने जीवन में भी हमें नया एक रास्ता दिखता है। ये मैं अपील करती हूँ सीमा से कि वो ज़रूर इसमें हस्तक्षेप करें, भागीदारी निभाएं। अब हमारी कुछ चर्चा कर लेते हैं। अभी मैं चर्चा कर रही थी आप लोगों से कि भाई किस पीएचसी सीएचसी में क्या समस्या है। हम फिर से जब उन समस्याओं पे चर्चा करते हैं तो हम कहाँ खड़े होते हैं? हम वहीं पे खड़े होते हैं कि हम सांगठनिक रूप से थोड़े से कमज़ोर हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है। सरकार हमसे काम लेने के लिए बहुत मुस्तैद है। सरकार लाखों रुपए का काम हमसे केवल 6100 रुपये में ले रही है। और ये देश के अलग अलग राज्यों में आशाओं के अलग अलग हालात हैं। आप तो 6100 तो ले रहे हो, ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे ये भी नहीं मिल रहे, केवल इंसेंटिव मिलते हैं, उनमें भी अनेकों तरह की कटौती की जाती है। लगभग 10,26,000 आशा वर्कर्स पूरे देश में काम कर रही हैं और सबकी स्थिति एक जैसी ही है, कोई अलग नहीं है। जहाँ पे हम संगठित हैं, हम जब देखेंगे पूरे देश का एनालिसिस करेंगे, पूरे देश के आशाओं के हालात को देखते हैं तो हमारे हरियाणा की आशाओं के हालात बहुत बेहतर हैं, काम की स्थिति में भी बेहतर हैं। हम ठीक ठाक एक मानदेय भी आज के दिन हम ले रहे हैं क्योंकि हमने जो है संगठन बना के संघर्ष को मजबूत किया है, उसको समझा है। उस संगठन को अभी हमें विस्तार करने की ज़रूरत है। वो हमारी जिला कमेटियों तक तो आ गया, जिला कमेटियों में भी मजबूती है, लेकिन जो मजबूती हमें मिलेगी हमारी पीएचसी कमेटी से, हमारी सीएचसी की कमेटी से, हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारा संघर्ष पूरे देश में निश्चित तौर पे जो है वो मजबूत होगा। और किसी भी मकान की नींव अगर मजबूत होती है तो मकान कभी भी गिर नहीं सकता। नींव मजबूत होती है ना, हमारी नींव है हमारी पीएचसी की कमेटियाँ, उन कमेटियों का सही संचालन, उनके लिए शिक्षा शिविर जो आपकी जिला कमेटी में आपकी रिपोर्ट में काम आए हैं, हम आगे उसको करेंगे। राज्य केंद्र की तरफ से भी करने के पूरे प्रयास करेंगे। आपकी जिला कमेटी, सीआईटीयू जिला कमेटी भी इसमें जो है आपका सहयोग करेगी, लेकिन प्राथमिकता के आधार पे हम अपनी पीएचसी की कमेटियों को सक्रिय करेंगे। यह हमारा मुख्य काम रहेगा। अब बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगी मैं आपका। जितनी आशाओं की समस्याएँ हैं और जिस तरीके से सरकार हमारे काम बढ़ा रही है, सरकार चाहती है कि आशा वर्कर फील्ड में भी काम करें, आशा वर्कर रिटर्न वर्क भी करें, रिकॉर्ड भी रखें ना मेंटेन, और आशा ऑनलाइन काम भी करें। 3 तरीके से सरकार चाहती है आपसे काम लेना। और काम लेने के लिए एक सब सेंटर पे 4 वर्कर आपके लिए बिठा रखे हैं, 4 कर्मचारी हैं जो आपसे काम लेते हैं। 2 आपकी एनएम है, दोनों फीमेल हैं, एक मेल वर्कर है और एक सीएचओ है ना। फिर उससे ऊपर आपकी एलएचवी, एचआई, फिर आपके मेडिकल ऑफिसर, फिर सीएचसी पे आपके एसएमओ,
फिर जिले का स्ट्रक्चर है। तो एक आदमी से काम लेने के लिए जब 1000 की पॉपुलेशन पे 4 आदमी हैं तो वो किस तरीके से उन आशाओं से नीचे काम करवा रहे हैं, उनकी क्या काम की परिस्थितियां हैं, उन काम की परिस्थितियों को नहीं देखा जा रहा है। आज जो चिंताजनक बात है वो चिंताजनक बात ये है कि इतना काम करते करते भी मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है। उसके कारण क्या है? सरकार भी इस पे चिंता कर रही है, यूनियन भी इस पे चिंता कर रही है। ये बिल्कुल सामाजिक मुद्दा है। जब सरकारी अस्पताल है, आशा वर्कर लगी हुई है, एएनएम लगी हुई है, तो कैसे खून की कमी से जो है गर्भवती महिलाएं मर रही हैं, कैसे बच्चा पैदा होते समय मर रहा है, या कैसे बच्चा पैदा करने के बाद माँ मर रही है, उसके रीज़न क्या है? जब उसके रीज़न में हम जाते हैं तो हमें पता चला है, नीचे आशाओं ने बताया है, हमने खुद देखा है सिविल हॉस्पिटल में कि गर्भवती महिलाओं की ठीक से देखभाल नहीं होती। रेफर टू रेफर का सिलसिला चलता है। एक महिला जो प्रसव पीड़ा में है उसको जो है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है, ठीक है। उसको जो है हिसार से रोहतक भेजते हैं, रोहतक से हो सकता है खानपुर भेज दें, खानपुर से रोहतक भेज दें, सीएचसी से वो अगर सीएचसी पे डिलीवरी होनी है तो उसको जिला के अस्पताल में भेज देते हैं। जिलों के अस्पताल पे ये कहना है कि वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो पीजीआई भेज देते हैं। जो सुविधा सीएचसी पे होनी चाहिए, पीएचसी पे होनी चाहिए डिलीवरी के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। अब स्टाफ कहता है कि उसकी वजह से जिला अस्पताल में भेजते हैं। अब जिला अस्पताल जो है बिना कारण बताए प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो प्रसव पीड़ा के अंदर है उसको जो है रेफ़र कर देते हैं। ठीक से जिनको एचबी कम है, पीएचसी पे भी उनको जो है आयरन सुक्रोज के टीके नहीं चढ़ाए जाते। ये बेहद चिंताजनक रिपोर्ट है। अभी मैं कल एक रिपोर्ट देख रही थी, पीजीआई रोहतक ने एक प्रेग्नेंट लेडीज़ का एचबी 2.7 निकाला है। मेरे फ़ोन में है वो रिपोर्ट। वो मतलब मरने की स्टेज पे पहुंची हुई है। और 1 महीना पहले जिले में पीएचसी पे उसका जब जांच हुई है तो उसका एचबी 12 ग्राम है। मतलब 1 महीने के अंदर किसी महिला का एचबी 9 ग्राम कम हो सकता है क्या? उसको बुखार नहीं हुआ, वो इस बीच में बीमार नहीं हुई, तो ये कैसी व्यवस्था है? जो व्यवस्था जो सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम जो है गर्भवती महिलाओं के लिए पीएमएसए कैंप लगाते हैं, हम हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से कैंप लगाते हैं, उनकी स्पेशल देखभाल कर रहे हैं। ना कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन है जिले के अस्पताल में। अगर आज अल्ट्रासाउंड होना है गर्भवती महिला का तो उसको 2 महीने आगे की डेट दी जाती है। ऐसी सिचुएशन है ना। और इस सिचुएशन के अंदर जब जांच कर रही है, अधिकारी कह रहे हैं कि आशाओं के काम में कोताही है, इनको आशाओं को हटाओ, एएनएमओ के खिलाफ कार्रवाई करो। हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम में सुधार करो। अगर पीएचसी पे डॉक्टर हो डिलीवरी करवाने के लिए अवेलेबल, तो पीएचसी पे क्या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? होती है बहुत सारी। वहाँ पे दवाई नहीं, बहुत सारे जिलों में तो एएनसी के कार्ड तक नहीं है, कार्ड नहीं है, हाँ कार्ड नहीं है, दवाई नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं दे रही सरकार। और ये कह रही है कि गर्भवती महिलाएं मर रही है, इसकी सरकार चिंता कर रही है। भाई आप दवाई तो दोगे नहीं, आप डॉक्टर दोगे नहीं, मशीनें उपलब्ध नहीं करवाओगे और आप चिंता कर रहे हो, ये कौन सी चिंता है? अभी एक लेटर निकाला था कि फरीदाबाद में आशाओं के खिलाफ कार्रवाई करो, ठीक है। अभी भाई कैसे कार्रवाई करो, पहले उसकी जांच करो। और जब जांच करने हम जाते हैं तो ये सारी कमियां हमें मिलती हैं। इसके खिलाफ कौन बोलेगा? हम ही बोलेंगे। सरकार कोशिश कर रही है कि हमें दबाया जाए, और जो काम सरकार कर रही है, जनता को सुविधा नहीं देना चाहती, सरकारी हॉस्पिटल को बदनाम करके उसको प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। असल में सरकार की साजिश ये है कि सरकार सरकारी ढांचे को बदनाम करे कि वहाँ पे जो है देखभाल नहीं होती और इसलिए माएँ और बच्चे मर जाते हैं। तो क्या करना है, ऐसे सरकारी ढांचे का इसको प्राइवेट करो, सबको जो है सुविधा प्राप्त होगी। बदनाम करके सरकार इसको प्राइवेट हाथों में देना चाहती है, इसलिए आशाओं को टारगेट करके और इसको जो है घुमा फिरा के पेश कर रही है। तो आने वाले समय में सरकार की और विभाग की इस नीति का हम सबको मिलकर विरोध करना है। और अभी जांच चल रही है, कई जिलों में चल रही है।
जहाँ पे भी मातृ मृत्यु हुई है, शिशु मृत्यु हुई है, वहाँ पे जांच चल रही है डीसी कार्यालयों से। उस जांच को वो कहाँ लेके जाएंगे, कौन सी दिशा में लेके जाएंगे, आगे हमारा क्या संघर्ष होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। एक तरफ ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन काम करो, ऑफलाइन काम का पैसा नहीं दे रहे। ऑनलाइन काम करने के लिए आपको सिम नहीं दे रहे, आपको नेट नहीं दे रहे, आपको कोई लैपटॉप, कोई फ़ोन, कोई सुविधा नहीं दे रहे, और आपको कह रहे हैं ऑनलाइन काम करो, नहीं तो हम आपकी पेमेंट रोक देंगे, है ना। अभी जो बात चर्चा कर रहे थे, तो भाई हम क्यों करें जब हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हम क्यों करेंगे ऑनलाइन काम। आप संसाधन दे दो, ऑनलाइन काम करने का पैसा दे दो। आज भी हमारी यूनियन इस बात पे स्टैंड करती है कि ऑनलाइन काम करने का पैसा दो, संसाधन उपलब्ध करवाओ, हम ऑनलाइन काम जितना कर सकते हैं वो कर देंगे। कोई हमारी आशा बहन अगर ऐसी है वो नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, वो अपने परिवार से मदद लेगी। परिवार से मदद नहीं लेगी, अगर उसको अलग से पैसा मिलता होगा तो वो काम वो कहीं बाहर से भी करवा सकती है। तो सरकार जो है इस बात पे हाँ करने को राजी नहीं है। कुछ ऑनलाइन काम का पैसा बढ़ाने की तो फाइल बनी हुई है, लेकिन अभी भी सरकार उसको पास करेगी, इस पे कोई जो है हमें लगता नहीं कि सरकार ऐसा कुछ विचार कर रही है। और मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि ये जो ऑनलाइन काम आप कर रहे हो ना, चाहे ये एनसीडी का कर रहे हो, अभी तो आपको ये कह के काम करवाया जा रहा है कि आपको पैसा मिल रहा है। ये पैसा ज़्यादा दिन नहीं देंगे, जितना पैसा आप ले रहे हो उतना पैसा तो आपके डाटा में खर्च हो जाता है, आपका टाइम खर्च होता है। तो आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, आपको केवल मानसिक तनाव मिला है। इससे आपके समय को जो है बर्बाद किया जा रहा है। तो मैं आपसे अपील कर रही हूँ कि इस ऑनलाइन काम